तो आज हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स सक्षम आधारित प्रश्न, जो कि प्रीवियस सक्षम के पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं कि किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन करके समझाया है बच्चों को कि 7वीं और 8वीं के लेवल के क्वेश्चन है, 6th के लेवल थोड़ा कम है इसमें। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन इसमें ये लिया है कि ये हमारे पास एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में हमारे पास एक्स वाई जेड 3 अज्ञात कोण हैं। इन तीनों का हमें जोड़ बताना है। तो जोड़ के लिए हम मोस्टली जोड़ वाली कंडीशंस देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है हमारे पास। हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जितने भी बाह्य कोण होते हैं इन सबका जोड़, कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, इन सबका जोड़ हमेशा ही कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं 360 डिग्री होता है तो मैं कहती हूँ x प्लस वाई, ये एक जेड है इसमें, ये वाला जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस चौथा कोण मेरे पास है, मैंने ऐसे रोटेशन में ऐसे ले लिया, प्लस 120 डिग्री बराबर 360। तो यानी कि 120 जोड़ने के बाद 360 आया है। जिस समीकरण वैसे सोल्व करना सीख चुकी हो, नहीं भी सीखी हो तो ये सोचो कि 3 अज्ञात है और 120 जोड़ने के बाद 360 आया है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 360 से 120 कम होगा। कम का मतलब माइनस करना है हमें, या ऐसे सोच लो कि 120 प्लस इधर है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें मन में एक अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है कि जब भी किसी चीज का जोड़ हमें पता है कि 360 है तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 120 कम होगा, क्योंकि 120 इसमें इंक्लूड है। तो 360 में से 120 को माइनस करेंगे तो 240। तो हमारा 240। अब आप ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में है हमारे पास ग पे 240, तो इसका मतलब 240 ग ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं कि जिस बहुभुज के विकर्ण उसके बाह्य भाग में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये दोनों ही तीनों क्वेश्चन हमारे जो है ये हमारे बहुभुज के। बहुभुज में इन्होंने कहा है कि विकर्ण जिसके बाह्य भाग में होते हैं उसे क्या कहते हैं। हम ज्यादातर जो स्टडी करते हैं हम इस टाइप के इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। इनमें सभी में इनके जो पॉइंट्स है ये ए बी सी डी, ये सभी के जो शीर्ष बिंदु है हमारे, ये बाहर की ओर उभरे हुए, बाहर निकले हुए होते हैं। तो इनको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। और अवतल वो होता है जिसके अंदर की साइड होते हैं। जैसे अब आप इसी को ही, ये उत्तल होता है हमारा, और अवतल कैसा होता है, अवतल जैसे ये हो गया, ये अवतल हो गया। अब अवतल और उत्तल, अब अवतल के अंदर आप विकर्ण बना करके देखो अगर हम इसका विकर्ण बनाए, विकर्ण कौन सा होता है जो एक पॉइंट छोड़ करके बनाया जाता है, ये बन गया हमारा। और इसी से हमारा, इसके बाद जब इससे मिलाएंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास। फिर हम इससे बनाएंगे, ये बन जाएगा। और जब इससे हम बनाएंगे तो ये पॉइंट छोड़ के ये बनाएंगे तो कहाँ आ गया हमारा, इसमें बाहर की साइड आ गया हमारा ये वाला। तो इसका मतलब जिसमें अगर बाहर है और इसमें सारे विकर्ण कहाँ बन रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो उत्तल में विकर्ण अंदर होते हैं और अवतल में हमारे पास, जैसे ये विकर्ण मैंने बनाया तो ये विकर्ण कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो ये हमारे पास मैंने ऐसा बनाया था, ये मेरे पास एक अवतल बहुभुज था। क्या था मेरे पास, अवतल बहुभुज। जब मैंने इस पॉइंट से विकर्ण खींचने शुरू किए, विकर्ण होता है कि बीच का एक पॉइंट छोड़ करके साथ वाले को छोड़ करके हम बनाते हैं, तो ये मेरे पास बन जाता है। तो इसके साथ में ये वाला पॉइंट को मैं छोड़ करके अगर इससे मिलाऊंगी तो देखो ये मेरा विकर्ण है। विकर्ण कहाँ गया मेरा, बाहर। तो इसका मतलब अवतल के विकर्ण जो है बाहर होते हैं अवतल बहुभुज के। तो ये मेरे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं ले रही हूं, इसमें एक आकृति है, क्योंकि परिमाप, क्षेत्रफल, ये सवाल तो आते ही आते हैं हमारे पास। तो अब ये देखो, ये एक इन्होंने एक वर्ग बनाया है बड़ा, बस सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूजिंग देते हैं। और
थोड़ा सा। तो ये हमारे पास इन्होंने ऐसी आकृति बनाई हुई है कि ये वृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त है ये क्या है, अर्धवृत्त। जब अर्धवृत्त बनाएंगे तो ये जो लंबाई होती है कितनी बन जाती है, त्रिज्या 14, क्योंकि हम ऐसे रखते प्रकार को ऐसे बनेगा, ये इतने बीच का पॉइंट लेकर के ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है आर जो है वो कितना है, 14, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि क्षेत्रफल की बात की है, क्षेत्रफल की बात की, इन्होंने कहा है परिमाप बताओ। हमसे कुछ भी पूछ ले, अब आकृति का हम सब भी चीज बता सकते हैं, बस हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये एक बीच में वर्ग बना हुआ है और ये क्या है हमारे पास, ये भी अर्धवृत्त है। इसमें परिमाप का है, परिमाप को कई बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं ये वर्ग का परिमाप हो गया, ये अर्धवृत्त का हो गया, ये अर्धवृत्त का, तो 28 को 4 से गुणा कर लेते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, वो गलती हो जाती है। परिमाप का मतलब होता है हम एक पॉइंट से चलना चालू करें और वापस उसी पॉइंट पे हम आ जाएं। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट से ऐसे चलूंगी, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में इसी टाइप से सिखाया था, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परिधि आधी परिधि हो गई थी और ये आधी परिधि। अगर मैं दोनों को पूरा कर दूं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, तो पूरा वृत्त बन गया, एक वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद देखो 28 ये चलेंगे और 28 ये, तो कितना बन गया बच्चों, परिमाप करते समय एक तो वृत्त की परिधि हो गई, प्लस में 56 सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर है तो आप इसमें मीटर लिखोगे। अब परिधि, वृत्त की परिधि पूरी बन गई, क्योंकि दो आधे आधे थे, दो आधे अर्धवृत्त, ये थे आधा वृत्त था और ये भी आधा वृत्त है। अगर मैं दोनों को ऐसे करके ये इसका जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा, मेरे पास पूरा वृत्त बन जाएगा। तो ये पूरा वृत्त बन गया, तो ये मेरे पास बन गया। वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला सबको पता है बच्चों, 2 पाई r। तो दो, वैसे तो सीधा भी कर सकते हो आप, लेकिन सबको अपना अपना तरीका रहेगा, मैं सिंपल तरीके वाला बता रही हूँ आपको। इसका दूनी 14 और प्लस में 56 हमें करना ही है, तो देखो 2 दूनी 4, कितना बन गया मेरे पास, 4 दूनी 8, 8 प्लस में ये कितना आ गया मेरे पास, 8 और 6 14, 144 आ गया। तो ये बन गया मेरे पास 144। तो 144 हमारा सही आंसर रहेगा इसका, 144 हमारा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, इसे कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें ये देखो कि ये परिधि है और ये दोनों को मिला करके इकट्ठा कर लो तो पूरा वृत्त बन गया। पूरा वृत्त जो होता है वो 2 पाई r होता है, 2 पाई r, या आप सीधा भी कह सकते हो व्यास गुणा में पाई। तो व्यास मेरे पास 28 है, गुणा में पाई, देखो ऐसे तो बन गया 88 और 56 ये बन गया मेरे पास ऐसे। इसको नहीं लेना, कई बच्चे इसको ले लेते हैं, परिमाप बाहर जो अंदर की लाइनें खींची हुई हैं उनको छोड़ दो। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्षेत्रफल में जितने भी अंदर पार्ट्स बनते हैं सबका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ा जाता है, जबकि परिमाप के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब है नेक्स्ट सवाल मेरे पास आता है, समांतर चतुर्भुज के एक सम्मुख, अब समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज बनाओ आप पहले।
क्या होती है समांतर चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। सम्मुख कोणों का जोड़, अब ये सम्मुख कोणों की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि सम्मुख कोण जो है हमेशा ही बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये बात हमें पता है। लेकिन जोड़ इन्होंने हमें दिया है जोड़, कोण ए और सी का जोड़ बताया है 90 डिग्री, और हमसे कहा है कि दूसरे सम्मुख कोणों का जोड़ बताओ कि कोण बी प्लस डी। कोणों के बारे में नहीं पूछा, ये जोड़ों के बारे की बात कर रहा है, तो हमें जोड़ों वाली कंडीशन लाओ। हमें पता है कि चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है मेरे पास, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री, यानी कि ए बी सी और डी। यानी कि हमें इतना करके नहीं देखना, ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूं इसलिए करती हूँ। दिमाग में तो सीधा सा होगा भाई चार कोणों का जोड़ 360 और इन दोनों का जोड़ हो गया 90, तो बाकी बच गए 2, तो 360 में से 90 को घटा दो, कितना आ गया? 270। लेकिन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको जब भी यही क्वेश्चन कई बार बड़े में भी आ जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कैसे है, क्योंकि हमें पता है चारों कोणों की जोड़ की कंडीशन हमें पता है 360 होता है, उनमें से इन दोनों कोणों का जोड़ पता चल गया मुझे 90, तो इसका मतलब बाकी बच गया 270। तो वो 270 किसका होगा? जो बाकी के 2 बच गए, बचने का मतलब उन्हें घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूं। हाँ चलो, पहले -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो हमें पता है कि -1 वैसे हमने याद भी कर रखा होता है कि उसका अपोजिट होता है, उलट करके होता है, अंश को हर बना दो और हर को अंश, तो -1 का -1 ही रहेगा। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो -1 होगा, क्योंकि इसका अगर मैं अंश का हर करूं या हर का अंश कर दूं तो वो वही की वही रकम आती है। जैसे -1 है, इसको मैं बटा 1 है, इसका अगर मैं उल्टा करूंगी तो क्या बन जाएगा? 1 बटा -1, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। जैसे 1 का क्या होता? 1 ही होता। नेक्स्ट है, एक वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? तुम्हें पता है वर्ग जो एक है इसको हम सब कुछ कह सकते हैं। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, वर्ग को चतुर्भुज भी है, वर्ग को आयत भी कहते हैं, वर्ग को समलंब भी कहते हैं। तो मेरे पास इसमें ऑप्शन है आयत, तो आयत कहते ही हम, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में क्या होती है? 4 भुजाएं। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि कोण की कंडीशन नहीं होती, चारों भुजाएं बराबर होती है, कोण जो होते हैं 90 डिग्री पे समद्विभुज जाते हैं। तो जो वर्ग है, वर्ग सभी कुछ है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट मैं ले रही हूं, इसके अंदर थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यह बताया गया है कि AC जो है वो BD से आधा है, यानी कि BD जो उन्होंने कहा डबल है, तो इसका मतलब AC जो है दुगना और AC, अगर AC को 2 से गुना कर दें तो वो किसके बराबर होगा? इन्होंने दिया हमें 40 दिया, किसके बराबर होगा? 40 कि BD जो है वो खुद कितना है हमारे पास? 40, और इन्होंने कहा ये इसका डबल है। अब हमें ध्यान देने लायक बात ये है इसमें कि इन्होंने AC 3x-2 नहीं दिया, AO दिया। कई बार हमारा पेपर में ध्यान नहीं जाता है, जब ऐसे लिखा होता है हम यही मान लेते हैं AC जो है 3x-2 है और उसके हिसाब से पूरा सवाल सोल्व कर देते हैं। तो हमें AO पता है, तो मेरे को पहले क्या लाना पड़ेगा? AC। तो AC अब फटाफट कर लो दिमाग में कि AC जो है AO का डबल है। क्यों डबल है?
क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं तो जितना पोर्शन ए होगा उतना ही ओ सी होगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6x माइनस 4 बराबर 40। अब चाहो तो तुम सीधी इसको गुणा कर लो या इसको आधा कर दो, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। जिस समीकरण हल करना सीख चुके होते हैं बच्चे तो आप किसी भी तरीके से चल सकते हो। तो ये बन गया माइनस का 8 इधर जाके, तो x बराबर बन गया 12 से भाग देने पर 4, तो x की वैल्यू होगी 4। दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हो, 6x माइनस 4 है तो 6x माइनस 4 बराबर 20, क्योंकि ये इसका डबल था। मैंने सिंगल ले लिया, जब सिंगल होंगे तो 2 से डिवाइड हो गया, जब डिवाइड कर दिया तो मैं कह दूंगी 6x बराबर कितना बन जाएगा? 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो आप समीकरण में कैसे भी चल सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या x के, इसमें x का है, देखो x का 3/4 को उसके आधे से भाग देने पर, अब भाग किसके आधे से? उसके आधे से, वो उसका क्या है? जो संख्या x थी, तो x का आधा x/2। मतलब सिर्फ लिखने की ही बात है। किसने कहा x है, x का 3/4 तो 3/4x बन गया मेरे पास। भाग किसे देना है? उसके आधे से। कई बच्चे आधा समझ लेते हैं, उसका आधा यानी कि x का आधा। x अगर 10 है तो x का आधा 5 होगा, तो इसका मतलब x का आधा x/2। तो तुम्हें पता है भाग में चेंज हो जाते हैं, x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या आंसर बन जाएगा? 3/2। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक सवाल है, वैसे देखने में बहुत ही आसान है, इसको बच्चे बड़े ही शौक से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में कोई चीज डाल दी जाए ऐसी जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। अब आपके सामने पूरे 100 रुपए में 3 कचौरी, 4 चाय, 2 कटलेट आए, तो कटलेट का रेट बताएं। तो अब देखो इसके अंदर समोसा है ही नहीं, 3 कचौड़ी। आप 3 कचौड़ी साथ साथ ही गुना करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है 12 को 3 से गुना करो 36। यही तरीका होता है करने का, ये नहीं कि पेपर में उतारने बैठ जाओ कि 12 कचौड़ी। इन्होंने दिया 3 कचौड़ी, तो 3 कचौड़ी फटाफट करोगे आप। कचौड़ी वाला कॉलम देखो, 12 दिए 36, चाय 4 चाय, तो चाय हमारे पास 10 का कॉलम जा रहा है, वहीं पे गुणा कर लो, 10 चौके 40। फिर कटलेट कितने हैं? इन्होंने लिया है 2 कटलेट, तो 2 गुना में यहीं पे लिख रहे हैं हम, कैसे लिख लो आगे पीछे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x। अब इन तीनों का मूल्य हमें पता है कि 36 और 40 मिलके कितने रुपए हो गए? 76। और 2x ये भी रुपए हैं। नोट कितने का दिया हमने? 100 का, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू मिलाकर के 100 रुपए के बराबर है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, लिख देंगे 36 और 40, 76 और 2 78x। x ये चर राशि है, चर राशि चर में जमा होती है और अचर राशि अचर में जमा होती है। तो 76 जमा 2x बराबर, तो 2x कितना बन गया हमारे पास? यानी कि 76 रुपए में ये जोड़ने पर जो अज्ञात राशि निकालनी है, तो 100 में से 76 को आप माइनस करो तो कितना बन गया? 24। तो x बराबर कितना बन गया? 12। तो इसमें हमारे पास आ गया कि एक कटलेट का मूल्य 12 रुपये। तो इस प्रकार से समझदारी से काम करना है और हमें टाइम ज्यादा नहीं लगाना। जो यहाँ पे स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के साथ ही फटाफट बस मल्टीप्लाई करो, जोड़ो। जोड़ने में जो वैल्यू है आपके पास पता ही, 76 रुपए हो गए, 100 में से 76 की तो ये आ गई, बाकी 2 कटलेट बचे, तो आप सीधा भी कर सकते हैं। अब इन्होंने बीच में एक एक्स लगा के आपको कंफ्यूजन कर दिया, नहीं तो आप सीधा करते 2 कटलेट कि बाकी के जो बचे वो 2 कटलेट आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है, 7 8 हो गए, शायद 9वां सवाल है हमारे पास। 9वें सवाल में हमारे पास आ गया चावल का मूल्य। इस टाइप के सवाल ये जरूर देते हैं जो आप ओरली करो, प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि हम डेली दुकान पे जाते हैं, हमें पता है 200 ग्राम चीज लेते हैं, हमें कोई कहता है 500 ग्राम, हमें पता है कि जो किलो का रेट है आधा कर दिया 500 ग्राम, कोई कहता है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, तो 4 से भाग कर देते हैं क्योंकि वो आधा किलो का आधा हो गया। जब हम 200 ग्राम चीज लेते हैं
तो सोचो 200 ग्राम, 200, 400, फिर 200, 600, 800, 1000 हो गया। तो 5 बार होता है 200 जो है किलो का 5वां हिस्सा है। तो ये हमारे पास सीधा सा सवाल करेंगे, चावल जो है 50 रुपए प्रति किलो चावल और चीनी, दो की बात हो रही है। एक तरफ रेट दिया गया और एक तरफ जो क्वांटिटी हमने खरीदी है। इन्होंने कहा है चावल जो है 1 किलो 50 रुपए के हिसाब से है, ये रेट मैं बता रही हूं आपको, रेट 50 रुपए प्रति केजी, और चीनी जो कि दी है इन्होंने 28 रुपए प्रति केजी। अब हमें करते समय में देखो ना, मैं तो समझा रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ, करने का तो तरीका होता है बस जो दिया गया है और जो यहाँ पे है पूछा गया उन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करो आप। इन्होंने कहा है 1 किलो 200 ग्राम, तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं फटाफट 1 किलो 200 ग्राम। तो अब 1 किलो आप सोचो 1 किलो कितने के होते हैं 50, 200 ग्राम, 200 ग्राम कितना हिस्सा होता है 5वां हिस्सा, कितना होता है 5वां हिस्सा। ये तो बच्चों याद ही रखने होते हैं हमें, 100, 200, 250, 500 फटाफट याद रखो बस। 500 आधा हिस्सा, 250 चौथा हिस्सा और 200 5वां हिस्सा। वैसे आप ये देख लो 1000 जो है 200 से भाग करके देख लो, 5 हो रहे हैं ना, तो 5 बार बराबर बराबर बनेंगे तो 5वां हिस्सा। तो 1 किलो 50, 200 ग्राम 5वां हिस्सा, तो 50 का 10वां हिस्सा कितने, 200 ग्राम के आप कितने रुपए दोगे 10 रुपए दोगे। तो 50 और 10 60 की तो आपने ये ले ली चावल। अब चीनी, चीनी कितनी लिया 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम चीनी ली, 1 किलो 500 ग्राम, तो 1 किलो का तो हो गया 28 रुपए, और 500 ग्राम का मतलब आधा, तो 28 का आधा कर दो 14, कितने हो गए हमारे पास 42, कितने हो गए 42, दोनों को इकट्ठा कर दो 102, तो 102 वाला आंसर। तो करते समय में आप फटाफट अपनी बुक में देखोगे कि ये है, इसको लाइन को अंडर करो और साथ साथ लिख लो 1 किलो 200 ग्राम, 50 और 10 60, 28, 1 किलो हो गया 28 के, और ये हो गया हमारे पास 14 के, तो 42 फटाफट 102। ऐसे तरीका है करने का। अभी तो आप समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो, सेकंड टाइम पे करोगे, उसके बाद आपको इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस टाइप के सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, 100% है, ज्यादा से ज्यादा। और ये प्रैक्टिकली सवाल होते हैं, क्यों, क्योंकि हम डेली दुकान पे जाते हैं, हमें बच्चे 200 ग्राम का नहीं निकाल पाते। तुम दिमाग से सोचो कि आधा किलो को हम 500 ग्राम कहते हैं, तो वो आधा किलो है, आधा किलो से आधा जब हम दुकान पे सब्जी लेते हैं तो तुम्हें पता वो एक साइड पे 200 का चढ़ाता है और एक साइड पे 50, तो 200 तो उससे भी कम है, तो वो 5वां हिस्सा है हमारे पास। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ही जरूरी है। परिमेय संख्या किसके अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब क्रम विनिमय क्या था, क्रम विनिमय हमारे पास ऐसे वाला था, A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। तो ये हमने किया था कि जमा में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घटा में फर्क पड़ता है, घटा में ये रूल लागू नहीं होता, गुणा में भी तुम आगे पीछे करके कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाग में हमें फर्क पड़ता है। तो क्रम विनिमय ये हमें पता है कि भाग पर लागू नहीं होता। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट में हम और क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।